सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनय विश्वकर्मा और आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड के बारे में। देखो यार, हमने बहुत बेसिक आइडिया है, शायद हम जानते भी हैं कि क्या चीज़ें लिविंग होती हैं और क्या होती है नॉन लिविंग, लेकिन उसको हमें साइंटिफिक वे में समझना है कि अगर समथिंग इज़ लिविंग तो वो क्यों लिविंग है और हम उसको लिविंग क्यों कह रहे हैं। अब अगर कोई चीज़ नॉन लिविंग है तो उस नॉन लिविंग थिंग्स की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसकी वजह से हम उसको नॉन लिविंग कह रहे हैं। हम इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, द लिविंग वर्ल्ड। देखो भाई, सबसे पहला पॉइंट इसमें यह आता है कि हमें इस लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहला डिस्कस करना है कि लिविंग थिंग्स क्या है और नॉन लिविंग क्या है, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का डिफरेंस क्या है। एंड देन हम सेकेंड थिंग पढ़ेंगे कि भाई अगर कोई चीज़ लिविंग है तो वो रिप्रोडक्शन शो करती है। रिप्रोडक्शन के अलावा मेटाबॉलिज्म के बाद हम पढ़ेंगे कि अगर लिविंग है तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको कैसे क्लासीफाई किया जा सकता है, यानी कि क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम उसका टैक्सोनॉमिक ग्रुप पढ़ेंगे, यानी कि उसका टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे। देन हम मूव कर जाएंगे सिस्टमैटिक्स के बारे में एंड द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। फाइनली हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक एड्स। ये है हमारा लिविंग वर्ल्ड का एक समरी जिसमें हम ये पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहला चीज़ जो हमें स्टडी करना है वो है कि लिविंग के बारे में, कि किस थिंग्स को हम लिविंग कहेंगे और किसको हम नॉन लिविंग कहेंगे। क्या प्रॉपर्टी है लिविंग होने का और क्या प्रॉपर्टी है नॉन लिविंग होने का। देखो जनरली एनसीईआरटी का हमारा एक पॉइंट है कि भाई लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनका कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिसकी वजह से हम इनको लिविंग कहते हैं। वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है? वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो होता है जिसमें सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं, वो पहला पॉइंट है कि भाई अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। वो डिवाइड करते हैं, वो ग्रो करते हैं। ग्रोथ के अलावा जो हम सेकेंड पॉइंट कवर करेंगे, सेकेंड पॉइंट इसमें होता है कि रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। व्हाट इज़ नेक्स्ट? रिप्रोडक्शन के बाद थर्ड पॉइंट हम जो पढ़ते हैं वो है मेटाबॉलिज्म, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपको मेटाबॉलिज्म देखने को मिलेगा। जो फोर्थ पॉइंट होगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टी में वो होता है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब ये है कि भाई अगर लिविंग है तो उसका बॉडी सेल से बना होगा। मिनिमम एक सेल तो होना ही चाहिए उसकी बॉडी में अगर कोई ऑर्गेनिजम्स लिविंग है तो। उसके बाद हम क्या देखते हैं इसमें, फिफ्थ पॉइंट मेनली क्या होना चाहिए? कॉन्शियसनेस, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एक पॉइंट और आते हैं, वो है कॉन्शियसनेस। अगर समथिंग इज लिविंग है इसका मतलब वो इन्वायरमेंट में एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स शो करेगा। अगर इन्वायरमेंट में कोई बायोलॉजिकल फैक्टर, कोई केमिकल फैक्टर, कोई फिजिकल फैक्टर में चेंजेस आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। और आपको पता है ह्यूमन के अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिसको हम सेल्फ कॉन्शियसनेस बोलते हैं। हालांकि ये जो 5 पॉइंट्स हैं इसको हमें 1 बाय 1 करके डिस्कस करना है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ कैसे होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है एंड लास्ट वन होता है कॉन्शियसनेस। देखो यार, एक टर्म बताया जाता है कि अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक पर्टिकुलर आपको डाइवर्सिटी शो करते हुए दिखाई पड़ता है। इनमें एक पर्टिकुलर डाइवर्सिटी होता है। अब ये डाइवर्सिटी टर्म्स किसके लिए है भाई? कि आपको पता होगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नंबर एक नहीं है या लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक तरीके के नहीं होते हैं। आप अपने सराउंडिंग में देखोगे तो आपको बहुत हजारों लाखों तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखाई पड़ते हैं।
आप अपने सराउंडिंग में एक छोटे से एरिया को देखिए, मान लीजिए आपके यहाँ एक छोटा सा एरिया ये है कुछ, आप इतने एरिया को कवर करिए तो आपको नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कम दिखाई पड़ेंगे। हो सकता है आपको 10-15 काऊ दिखाई पड़े, बफेलो दिखाई पड़े, डॉग्स दिखाई पड़े, कुछ ह्यूमंस दिखाई पड़े। लेकिन आप एक घने जंगल में चले जाइए, डेंस फॉरेस्ट के अंदर चले जाइए, उस डेंस फॉरेस्ट के अंदर आपको एक पर्टिकुलर एरिया में ढेर सारे एनिमल्स देखने को मिलेंगे, ढेर सारे प्लांट्स देखने को मिलेंगे, ढेर सारे इंसेक्ट देखने को मिल सकते हैं आपको। तो वो अलग अलग तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और उन्हीं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच की जो चेंजेस है, डिफरेंसेस है, वही है क्या, डाइवर्सिटी। तो एक एरिया को अगर आप इंक्रीज करते हो, एक पर्टिकुलर एरिया को पहले आप कवर कर रहे थे, अब आपने एरिया को इंक्रीज कर दिया, तो एरिया इंक्रीज करते ही आपको नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। आपको पता होगा कि हमारे अर्थ पे टोटल कितने तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। कितने तरीके के का मतलब होता है कि कितने डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है, उसका नंबर होता है टोटल। जो स्पीसीज का नंबर है वो 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन तक का है, जिसमें सबसे हाई नंबर कम से कम 1 मिलियन या इससे भी ज़्यादा, मोर देन 1 मिलियन जो है, उसमें सबसे ज़्यादा क्या है, आपके एनिमल्स हैं। और इस एनिमल में भी आपको दिखाई पड़ेगा 70% जो होते हैं वो 70% क्या होते हैं, यहाँ पे इंसेक्ट है। एनिमल में भी 70% क्या है भाई, इंसेक्ट का नंबर आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स की आपको यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिल रहा है। अब हम 1 बाय 1 करके ये डिस्कस करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि समथिंग इज लिविंग और नॉन लिविंग। चलिए कुछ पॉइंट्स को कवर करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का। जैसे सबसे पहला हमने बताया कि ग्रोथ इज द इंक्रीज इन साइज एंड मास और हाइट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दिस ऑकर्स बाय सेल डिवीजन। भाई ग्रोथ में दो टर्म्स होते हैं। मैं ग्रोथ के लिए एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन करता हूँ कि फॉर एग्जांपल कोई एक सेल है, इस सेल के अंदर ग्रोथ हो रहा है तो ये सेल की साइज इंक्रीज हो जाएगी। और आपको पता है अगर सेल की साइज इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रहा है, या फिर आप कह सकते हो कि प्रोटोप्लाज्म का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रहा है। और इसी को हमने बोला क्या चीज़, ग्रोथ का इंक्रीज होना इन केस ऑफ मास, ग्रोथ बाय मास इंक्रीज। तो पहली बार तो मास इंक्रीज हो गया। दूसरा हम टर्म यहाँ पढ़ सकते हैं कि पहले हमारे पास एक सेल था, अब ये सेल डिवाइड करके दो डिफरेंट सेल बना दिया, तो हम कहेंगे ग्रोथ बाय डिवीजन, डिवीजन, ग्रोथ बाय डिवीजन या ग्रोथ इन नंबर, यानी कि यहाँ पे ग्रोथ नंबर के फॉर्म में इंक्रीज हो रहा है। सो ग्रोथ के लिए मेनली आपको दो फैक्टर्स देखने को मिल सकते हैं। पहला फैक्टर आपका है यहाँ पे इंक्रीज इन मास, मास इंक्रीज होना। दूसरा टर्म्स यहाँ पे हम देख सकते हैं इंक्रीज इन नंबर। ये दो मेजर फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ के लिए नेसेसरी होते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ होता है। तो हम यहाँ पे टर्म्स जो पढ़ रहे हैं कि भाई ग्रोथ होता है इंक्रीज इन साइज, मास और हाइट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दिस अकर बाय सेल डिवीजन। ये किसकी वजह से होता है, सेल डिवीजन की वजह से होता है। अब आते हैं दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स, एनिमल है या प्लांट है। अगर प्लांट है जनरली तो प्लांट के पास होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में कॉन्टिन्यू ग्रोथ दिखाते हैं। कॉन्टिन्यू ग्रोथ हो रहता है, जब तक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करता रहता है तब तक प्लांट के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगा। लेकिन एनिमल में क्या होता है, ग्रोथ एक लिमिटेड ड्यूरेशन तक होता है। एक बार ग्रोथ स्टार्ट हो गया, नंबर इंक्रीज हो गया, बढ़ना, किसी सेल का डिवीजन बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम तक होता है, उसके बाद डिवीजन रुक जाता है, यानी कि लिमिटेड डिवीजन होता है। सो इन केस ऑफ एनिमल, एनिमल ग्रो ओनली अप टू ए सर्टेन एज। भाई 18 ईयर तक हमारी ग्रोथ होती है, हमारी हाइट इंक्रीज होती है, उसके बाद हाइट इंक्रीज होना बंद हो जाता है।
लेकिन शायद आपको पता हो, जब हमारी बॉडी में कभी इंजरी होती है, चोट लगता है, तो जहाँ भी हमारी बॉडी में चोट लगता है वहाँ की सेल रिपेयर करती हैं। और रिपेयर कैसे होता है? बाय सेल डिवीजन। यानी कि जब ज़रूरत होती है हमारी बॉडी में, जब इंजरी वगैरह होता है तो सेल का डिवीजन होता है, अदरवाइज सेल का डिवीजन स्टॉप हो जाता है। सर्टेन इज इन द लेटर ईयर्स देयर इज only replacement and repair of worn out cells, hence their growth is terms definite। तो डेफिनेट ग्रोथ हमारी बॉडी में होता है। लेकिन अगर हम यही बात प्लांट के लिए बोले तो प्लांट के केस में क्या होता है? प्लांट्स ऑन द अदर हैंड कैन ग्रो थ्रू आउट दियर लाइफ टाइम। क्यों डिवाइड करते हैं लाइफ टाइम भैया? क्योंकि प्लांट के पास होता है मेरिस्टेमेटिक सेल, यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसके पास प्रॉपर्टी होती है कॉन्टिन्यू डिवाइड करने की, और ये कॉन्टिन्यू डिवाइड कर सकता है। Thus, the word indefinite ये यूज फॉर ग्रोथ इन केस ऑफ प्लांट। लेकिन हम इसी टर्म्स को एक बार और पढ़ें कि भाई प्लांट में इनडेफिनिट ग्रोथ होता है, कॉन्टिन्यू ग्रोथ होता रहता है, लेकिन फिर भी प्लांट के कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स होते हैं जिसमें लिमिटेड ग्रोथ होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब प्लांट की लीफ की बात कर लो भाई। प्लांट की लीफ तो जो होता है एक पर्टिकुलर लेंथ तक ही इंक्रीज होता है, पर्टिकुलर एरिया ही कवर करता है। फ्रूट की साइज होता है उसका पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है। फ्लावर जो होता है उसका भी एक पर्टिकुलर साइज होता है, उसके अलावा उसमें ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो उनमें भी लिमिटेड होता है। अदरवाइज पूरे प्लांट में तो इनडेफिनिट ग्रोथ होता है और कॉन्टिन्यू पूरे लाइफ टाइम ग्रोथ होता रहता है। हम नेक्स्ट पॉइंट इसमें कवर करते हैं कि अगर समथिंग इज लिविंग तो क्यों लिविंग है। उसके आगे देखते हैं कि भाई आप किसी एक यूनिसेलर को देख लो। मैंने यहाँ पे एक स्पेस ले लिया। मान लीजिए एक यूनिसेलर कोई ऑर्गेनिज्म है, आप इस यूनिसेलर को कुछ भी बोल सकते हो भाई कि ये जो यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स है, मे बी बैक्टीरिया हो, अमीबा हो, पैरामीशियम हो, यूग्लिना हो, या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। इस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको लगेगा कि भाई जब एक सेल है, ये सेल डिवाइड कर रहा है, डिवाइड किया, डिवाइड हो गया, कितना सेल बना देगा? 2 सेल। भाई एक सेल से 2 सेल बन रहा है, इसका मतलब एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बन रहा है, एक अमीबा से 2 अमीबा बन रहा है, क्योंकि उनकी बॉडी एक ही सेल से तो बनी है ना। यानी कि यहाँ पे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों साथ साथ हो रहा है। यानी कि अगर ग्रोथ होगा तो रिप्रोडक्शन भी होगा। तो हम बोलेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ग्रोथ होता है वो म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट होता है। कैसा हो भैया ये इसके अंदर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट होता है, यानी कि दोनों साथ साथ होते हैं। अगर ग्रोथ होगा तो रिप्रोडक्शन भी होगा, लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता है भाई। हमारी बॉडी में जब सेल डिवीजन होता है तो ज़रूरी तो नहीं है ना रिप्रोडक्शन हो। रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट का फ्यूजन यानी कि फर्टिलाइजेशन, फिर उसके बाद उनका डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, तब जा करके कहीं रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। लेकिन यूनिसेलर में अगर डिवीजन हो रहा है यानी कि ग्रोथ हो रहा है तो ग्रोथ रिप्रोडक्शन लीड करता है। ओके, सो इन यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस, यानी कि म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट होता है। लेकिन आपको पता है मल्टी सेलुलर में कैसा होता है। मैं यहीं पे टर्म लिख देता हूँ, यहाँ पे यूनिसेलुलर के लिए ये टर्म है। तो भैया अगर मल्टी सेलुलर हुआ तो मल्टी सेलुलर के लिए क्या लिखेंगे हम? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। दोनों डिफरेंट है, यहाँ पे हमने इसको समझ लिया। चलिए, इन प्लांट एंड एनिमल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर 2 सेपरेट फिनोमिना, यानी एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं, दोनों अलग अलग फिनोमिना हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो ड्यू टू एडिशन फ्रॉम इनसाइड। भाई एक बात बताइए, हमने लिविंग पढ़ा कि ग्रोथ हो रहा है क्योंकि उसकी मास बढ़ रही है, उसकी साइज इंक्रीज हो रही है। आप कहो कि आपके घर के पास कुछ एक ऐसे मिट्टी का ढेर है ना, ये मिट्टी का ढेर है, और डेली क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पे मिट्टी फेंकते जा रहे हैं, तो ये मिट्टी यहाँ पे जमता जा रहा है, या फिर हवा चल रही है, हवा की वजह से डस्ट पार्टिकल यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं।
यहाँ पे डस्ट पार्टिकल आप कह सकते हो, यानी कि सॉइल पार्टिकल इकट्ठे होते जा रहे हैं, तो क्या इसकी साइज नहीं बढ़ रही है? बढ़ रही है। अब अगर इसकी साइज भी बढ़ रही है तो ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? भाई ये तो नॉन लिविंग है, लेकिन इसकी भी तो साइज बढ़ रही है ना। बिल्कुल सही बात है। तो भाई नॉन लिविंग जो थिंग्स होते हैं उनकी भी साइज इंक्रीज हो रही है, लेकिन एक बेसिक डिफरेंस है। जब हमारी सेल की साइज इंक्रीज होती है, हमारी बॉडी की हाइट इंक्रीज होती है, तो वो अंदर से इंक्रीज होती है, ना कि बाहर से हमने कपड़े पहन लिए ढेर सारे और हम फूल गए, हमारी बॉडी का साइज इंक्रीज हो गया। नहीं ना, कपड़े पहन के तो हम अपनी बॉडी का साइज नहीं बढ़ा रहे ना। तो हमारी बॉडी अंदर से इंक्रीज होती है, वही बाहर रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन अगर आपके घर के बाहर एक कूड़े का ढेर है, तो डेली आप कूड़ा फेंक रहे हो ना, तो बाहर से कूड़ा डाल रहे हो उस पर, तो बाहर से वो इकट्ठा होते जा रहा है, तो वो साइज इंक्रीज हो रहा है। कहने का मतलब मेरा ये है सीधा सा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो साइज इंक्रीज होता है वो इंटरनल फैक्टर की वजह से होता है, नॉन लिविंग में यही एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होता है। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो ड्यू टू एडिशन फ्रॉम इनसाइड, ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक, अंदर से ग्रोथ होना इंट्रिंसिक ग्रोथ, एंड ग्रोथ कैन बी एक्सट्रिंसिक टू एज सीन इन नॉन लिविंग मैटर्स बाय द एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। ओके, जैसे सैंड ड्यून्स एंड ग्लेशियर्स आर गुड एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। बताया हमने आपको कैसे होता है। ग्रोथ इज प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग्स, होता है ना, बट ये तो नॉन लिविंग में भी हो रहा है, बट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए डिफाइनिंग कैरेक्टर। क्यों भैया डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं बता सकते इसको? क्योंकि ये तो नॉन लिविंग में भी देखने को मिल रहा है। तो ग्रोथ इज अ characteristic feature of living organism but not a defining feature of living organisms। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टर्म पे आते हैं जिसमें आया आपका रिप्रोडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब ये रिप्रोडक्शन वाला पोर्शन, ईजी भी है। आप सबको पता है रिप्रोडक्शन एक ऐसा फिनोमिना है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने जैसा सेम प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं। जैसा वो दिखते हैं वैसे उनके प्रोजेनी भी होते हैं। सेम प्रोजेनी प्रोड्यूस करना जिससे जनरेशन ओवर जनरेशन उनकी नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो होती है उनकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। सो यहाँ पे रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स और ऑफस्प्रिंग बाय देयर पेरेंट्स, नॉट इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल बट इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। एक इसेंशियल के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है, लेकिन उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जो स्पीसीज है उसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब ये रिप्रोडक्शन दो तरीके का हो सकता है। मे बी रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो, एक पेरेंट ही अपने जैसा सेम प्रोजेनी बना सकते हैं, या दो अलग अलग पेरेंट्स का इन्वॉल्व हो रहा है जिसमें एक मेल है एक फीमेल है, तो आपका रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर अलग हो जाएगा। जिसमें हम एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। दो तरीके का रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट, क्योंकि दो पेरेंट्स हैं नहीं, सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पे हम फ्यूजन ऑफ गैमेट देखते हैं। ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, अगर एक ही इंडिविजुअल इन्वॉल्व है प्रोजेनी को बनाने में तो इसमें वेरिएशंस नहीं आता है, बिल्कुल आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग बनता है पेरेंट के। यहाँ पे ऑफस्प्रिंग वेरीज जेनेटिकली फ्रॉम द पेरेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूनी पेरेंटल, सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। यहाँ पे बाई पेरेंटल है, मतलब दो पेरेंट्स का इन्वॉल्व होगा। नेक्स्ट वन आते हैं थोड़ा आगे इसमें, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देखोगे कि भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली आपको प्लांट में देखने को मिलता है ज़्यादातर। अब कौन कौन से तरीके के प्लांट्स हो सकते हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं? जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, लाइक फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड ईजिली ड्यू टू मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर दे प्रोड्यूस। यानी फंगस जो होता है वो एसेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन करता है और अपने नंबर इंक्रीज कर लेता है। ठीक है, दीज आर क्वाइट रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर एंड दे डू नॉट डैमेज ईजिली। जो स्पोर होते हैं थोड़े हार्ड होते हैं और रेजिस्टेंट होते हैं, इतनी ईजिली ब्रेक नहीं होते हैं, इसलिए वो लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हैं। बडिंग इन ईस्ट, सबसे पहला हमने पढ़ा यहाँ पे कि भाई स्पोर का फॉर्मेशन होता है इन केस ऑफ फंगाई,
और दूसरा होता है जो यहाँ पे बडिंग देखने को मिलता है ईस्ट के अंदर, लिखा है न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम आउट ग्रोथ बर्ड्स ऑन द बॉडीज ऑफ मैच्योर ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल आपके ईस्ट और हाइड्रा आते हैं जिसके अंदर बडिंग होता है। रीजनरेशन इन फ्लेटवर्म, भाई फ्लेटवर्म में एक एग्जाम्पल है, शायद आप जानते होंगे, फ्रेगमेंट्स पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म रीजनरेट द होस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी बिकम द न्यू ऑर्गेनिजम्स। अगर हम इस पेन को बीच में से यहाँ से कट कर दें तो ये जो पेन बचा है इतना पार्ट ये दोबारा रीजनरेट करके ये पूरा पार्ट बना लेगा, ये कहलाता है रीजनरेशन। अगर यहाँ पे कटा हुआ बीच में से तो ये पार्ट भी रीजनरेट हो जाएगा और इस वाले पार्ट का ये वाला पार्ट रीजनरेट हो जाएगा, तो एक ही पेरेंट से दो अलग अलग ऑफस्प्रिंग बन जाएंगे बाई रीजनरेशन, जो कि देखने को मिलता है आपको यहाँ पे प्लेनेरिया में। हालांकि यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा नहीं हुआ है, सिर्फ प्लेटफॉर्म लिखा है, तो आप याद कर लीजिए प्लेनेरिया में हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। बाइनरी फिजन्स आपको देखने को मिलेगा किसमें, बैक्टीरिया में। बाइनरी फिजन आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, अमीबा में। यूनिसेलुलर है, बाइनरी फिजन है, सीधी बात है भाई, एक सेल है, ऐसे एक सेल है, ये सेल बीच में से न्यूक्लियस डिवाइड करते करते सेल बीच से डिवाइड हो जाता है, जिसकी वजह से एक सेल से दो सेल बन जाता है। ये बात हमारी बाइनरी फिजन की है। ओके, हमने ये जनरली देख लिया कि बाइनरी फिजन वगैरह क्या होता है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। लेकिन अगर आप बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है जनरली आपको जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उसमें देखने को मिलेगा। आपको एनिमल्स में मोस्टली, एनिमल्स के अंदर मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। जो हमारे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में ज़्यादातर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। हमने यूनिसेलुलर में देखा और कुछ अदर एग्जाम्पल थे जहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिला है। और अगर भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो आपको पता है इसमें फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होता है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होता है, दो अलग अलग गैमेट का फ्यूजन होता है, जिसकी वजह से क्या आता है, वेरिएशंस आपको देखने को मिलेगा। वेरिएशंस आता है, आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। ये हमने रिप्रोडक्शन पढ़ लिया। अब आपको एक बेसिक पॉइंट और बताता हूँ यहाँ पे। देखो, अगर आपको लगता है कि रिप्रोडक्शन सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का प्रॉपर्टी है रिप्रोड्यूस करना, हालांकि आपको बताया जाए नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ पे टर्म लिख देंगे, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस। ये बात बिल्कुल सच है, इसमें कोई गुंजाइश की बात नहीं है, ये सच बात है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं? नहीं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। हम आप लिखेंगे यहाँ पे सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो कैन नॉट रिप्रोड्यूस। लो भाई साहब, ये कौन सा अलग बवाल आ गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म तो रिप्रोड्यूस करते हैं बट कुछ ऐसे भी हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। वो कौन कौन से महाशय हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, उनके बारे में कैसे जाना जाए? तो भैया देखो, सबसे पहला आता है आपका यहाँ पे, आप अगर हनी बी पढ़े हैं अच्छे से तो हनी बी के अंदर तीन तरह के लोग होते हैं। एक वर्कर बी होती है, एक क्वीन होती है और एक ड्रोन्स होते हैं। तो जो वर्कर हनी बी होती है, वर्कर हनी बी होती है, वो रिप्रोड्यूस नहीं करती। फीमेल होती है हालांकि बट रिप्रोड्यूस नहीं करती। दूसरा आप क्या मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता? दूसरा आपको शायद पता होगा कि जो इनफर्टाइल कपल होते हैं वो भी तो रिप्रोड्यूस नहीं करते ना भैया, उनमें भी तो रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलता है। तीसरा आप लिख सकते हैं किसमें और रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता? आपने शायद म्यूल का नाम सुना होगा, म्यूल, खच्चर का। खच्चर भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। जो खच्चर बना है वो तो हाइब्रिड है बेचारा। ये किससे बना है? फीमेल हॉर्स का क्रॉस करा दिया गया था डंकी महाराज से और म्यूल बन गया है। ये म्यूल कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, मतलब कभी भी पप्पा नहीं बन सकता, अपनी जैसी प्रोजेनी नहीं बना सकता।
हम थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं जिसका नाम है मेटाबॉलिज्म। भाई हमारी बॉडी के अंदर होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उन सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस के एनालिसिस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है हमारी बॉडी में कोई कंपोनेंट सिंथेसाइज हो रहा है, किसी चीज़ का बनना कहलाता है एनाबॉलिज्म और किसी कंपोनेंट का टूटना कहलाता है कैटाबॉलिज्म। सो ये मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होते हैं इसमें दो पॉइंट्स हैं, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। क्या है डिफरेंस दोनों में कि सिंथेसिस कहलाता है एनाबॉलिज्म और ब्रेकडाउन कहलाता है कैटा, काटना, कैटा काटना, काटने का फिनोमेना मतलब बड़े चीज़ को छोटा काट काट के आप कर रहे हो। कैटाबॉलिज्म मतलब होता है ब्रेकडाउन, एनाबॉलिज्म मतलब होता है सिंथेसिस। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई कोई बड़ा मॉलिक्यूल है, इस बड़े से मॉलिक्यूल को ब्रेक किया गया, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया गया, छोटे छोटे यूनिट में ब्रेक कर दिया गया, जिससे क्या प्रोड्यूस होता है एनर्जी। वहीं पे ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो है, छोटे छोटे यूनिट्स हैं, ये एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन करके एक बड़े साइज का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, इसको हमने बोला क्या एनाबॉलिज्म। और यही हमारी बॉडी में बन करके स्टोर होते हैं। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि ग्रोथ के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, इस मेटाबॉलिक फिनोमिना में से ग्रोथ के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिज्म में कैटाबॉलिज्म या फिर एनाबॉलिज्म? तो आपका आंसर होना चाहिए क्या, एनाबॉलिज्म। अगर एनाबॉलिक रिएक्शंस ज़्यादा है, मैं यहाँ पे टर्म लिख रहा हूँ कि भैया ग्रोथ को बढ़ाना है, ग्रोथ को बढ़ाना है, इसका मतलब है ये कि एनाबॉलिज्म ज़्यादा होना चाहिए, एनाबॉलिज्म ज़्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू कैटाबॉलिज्म से, तो ही जाकर के ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। चलिए, सो ये मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस है आप में दो होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन एंड एनर्जी रिलीज, एग्जाम्पल ब्रेक डाउन ऑफ फूड ड्यूरिंग डाइजेशन। एनाबॉलिज्म में हम देखते हैं भाई साहब, एनर्जी इज यूटिलाइज टू कंबाइन स्मॉलर मॉलिक्यूल टू यील्ड लार्जर मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस। और आप देख सकते हो सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस, हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं अकरिंग इन कोऑर्डिनेटेड मैनर टू सपोर्ट लाइफ इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। इसी को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अकर्स इन बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। भैया चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, उसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, बट नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बिल्कुल नहीं होते हैं। लिखा है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट डू नॉट परफॉर्म मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो भाई मेटाबॉलिज्म पहला तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, और दूसरा ये डिफाइनिंग फीचर भी है क्योंकि नॉन लिविंग में बिल्कुल नहीं होता मेटाबॉलिज्म। लेकिन हम अगर ऐसा चाहें कि हमारे पास, मान लीजिए हम इसको यहाँ पे दिखा देते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ऐसा एक ट्यूब है, ऐसा एक ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर हमने सबस्ट्रेट ऐड कर दिया, जिससे प्रोडक्ट बनाना है, सबस्ट्रेट ऐड कर दिया। लेबोरेटरी के अंदर हम परफॉर्म कर रहे हैं, सबस्ट्रेट ऐड कर दिया, हमने यहाँ पे सबस्ट्रेट ऐड कर दिया, और हमने यहाँ पे ऐड कर दिया क्या, एंजाइम लेबोरेटरी के अंदर। तो जो हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रही है मेटाबॉलिक रिएक्शंस, उसके लिए जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं अगर हम उसको बॉडी के बाहर पूरा कर दें, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो कर दें, तो ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस लेबोरेटरी में भी हो सकता है, यानी कि इन विट्रो भी परफॉर्म किया जा सकता है जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है। लेकिन ये हम आर्टिफिशियली परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, आर्टिफिशियली परफॉर्म कर रहे हैं, हम प्रॉपर वो मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं जो रिक्वायर्ड होता है हमारी बॉडी के अंदर। सो भाई साहब लिखा है केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब आर नीदर लिविंग और नॉर नॉन लिविंग। अब ये ना ही लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है, हम इसको लेबोरेटरी में परफॉर्म कर रहे हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म आउटसाइड कैन बी रेफर्ड टू एज लिविंग रिएक्शंस, क्योंकि हमारी बॉडी की रिएक्शन है बट नॉन लिविंग थिंग्स, लेकिन ये नॉन लिविंग थिंग्स है, लिविंग नहीं है। रिप्रोडक्शन में हमने जो अभी टर्म्स आपको बताया कि भाई ऑल लिविंग बीइंग्स
कैन नॉट रिप्रोड्यूस, जरूरी नहीं है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इनफर्टाइल कपल नहीं रिप्रोड्यूस कर सकते, वर्कर बी नहीं कर सकती और म्यूल नहीं कर सकता है। हेंस रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, लेकिन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर जरूर है। इतना आ जाते हैं तो हम यहाँ पे फोर्थ पॉइंट पे पहुँचते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के पास। भाई देखो, अगर बॉडी सेल की बनी होगी तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है लिविंग है तो बॉडी सेल की ही होनी चाहिए, इसलिए सेल जो है या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये भी डिफाइनिंग फीचर है और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। क्या है इसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में? आप सबको पता है कि जनरली किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी, चाहे वो सिंगल सेल की हो, चाहे वो मल्टीपल सेल की हो या मल्टी सेलर हो, अगर मल्टी सेलर है तो उसकी बॉडी एक सिंगल सेल के मल्टीप्लिकेशन से ही बना होगा। जैसे हम इस माइस के बारे में देखते हैं, सबसे पहले सेल है, इस सेल के अंदर डिवीजन हुआ, डिवीजन होके ढेर सारे सेल बन गए और ये ढेर सारा सेल क्या कहलाता है? टिश्यू। फिर टिश्यू से धीरे धीरे और ज़्यादा डिफरेंशिएशन हुआ, ऑर्गन बन गया और ऑर्गन मिल करके क्या बनाएगा? ऑर्गन सिस्टम, यानी कि यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा भैया। और ऑर्गन सिस्टम से फाइनली हमें क्या देखने को मिल रहा है? ऑर्गेनिज्म। तो ये ऑर्गेनिजम्स जो बन रहा है माइस का, इसके अंदर ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी तो होते हैं ना जिसमें एक सिंगल सेल होती है, जैसे कि हम बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, जैसे कि अमीबा पढ़ रहे हैं। तो सिंगल सेल हो या मल्टी सेल हो, बट अगर लिविंग है तो सेल के होना जरूरी है। ओके, लिखा है ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ cells and cell aggregate to form tissue which in turn aggregate to form organ and each cell further consists of several organelles. Organelles interact. अब जो organelles हैं एक सेल के अंदर, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्जी बॉडी हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, लाइसोसोम हो, पैराक्सीसोम हो, न्यूक्लियस हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनेल्स हो सेल के अंदर जो पाए जाते हैं, ये ऑर्गेनेल्स क्या करेंगे? ऑर्गेनेल्स इंटरैक्ट करेंगे विथ each other for the proper functioning of the cell. It is a very organized process. सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स होंगे वो पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेंगे और वही रिफ्लेक्ट होगा सेल के फंक्शन में। Each organelles may be involved in individual function. The functions performed by cell are the result of cumulative activities of all the organelles. Thus, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज़ द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग्स। कोई भी लिविंग बींग्स होगा तो उसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किसकी होनी चाहिए? सेल की होनी चाहिए। नाउ लास्ट वन, फिफ्थ पॉइंट हम पढ़ते हैं, कॉन्शियसनेस, यानी कि इन्वायरमेंट को सेंस करना और इन्वायरमेंट में रिस्पॉन्स शो करना। भाई आप जहाँ बैठे हो, अगर वहाँ पे अचानक से टेम्परेचर बहुत बढ़ जाए तो आप वहाँ से निकल करके ठंडे जगह पे जाओगे, है ना। अगर कोई केमिकल या कोई गैस रिलीज हो जाए आपके आसपास तो आप सेंस करोगे, तुरंत आप उस प्लेस से हट जाओगे। यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इन्वायरमेंट को सेंस कर सकते हैं, इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस जो हो रहे हैं, फैक्टर्स जो चेंज हो रहे हैं, उसको भी वो सेंस करके अपनी बॉडी में रिस्पॉन्स शो करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। चाहे वो यूनिसेलर हो चाहे वो मल्टी सेलर हो, हर किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इन्वायरमेंट को सेंस करने की कैपेबिलिटी होती है और यही कहलाता है कॉन्शियसनेस। इट इज स्टेट ऑफ अवेयरनेस of the surroundings and response to the external stimuli. एग्जाम्पल सेंस ऑर्गन, फोटो पीरियड, जो प्लांट के लिए होता है, प्लांट के लिए फोटो पीरियड होता है। जनरली आप एक प्लांट को एक ही सीजन में ग्रो कर पाते हो क्योंकि वो सनलाइट पे डिपेंडेंट होता है कि दिन में कितने से कितने समय तक धूप रहता है, ठीक है। अ सेल प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि फोल्डिंग ऑफ लीव्स इन मिमोसा पुडिका, ठीक है, और अकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलस ऑफ टच। कॉन्शियसनेस इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये आपको सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दिखाई पड़ेगी। चाहे धूप हो, चाहे आग लग जाए, अगर कहीं पे चेयर रखा है तो वह चेयर वहीं पे रह जाएगा, जल जाएगा, बट हटेगा नहीं, ठीक है। यह प्रॉपर्टी हम देखते हैं। नोट, ह्यूमन बीइंग्स, भाई हम ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं,
हमारे पास सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी होती है। ह्यूमन बीइंग्स इन कोमा, मान लीजिए कोई इंसान कोमा में है जिसका ब्रेन डेड है, ब्रेन तो काम नहीं कर रहा, ब्रेन डेड है। ह्यूमन बीइंग्स इन कोमा हैव नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, नहीं होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस जब वो कोमा में होता है। तो दे आर सपोर्टेड बाई मशीन्स, क्योंकि उसकी ज़िंदगी मशीन के थ्रू चलती है तो सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता है। सम कम बैक टू नॉर्मल लाइफ, सम डोंट, कुछ कोमा से वापस नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं, कुछ नहीं आ पाते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट इन सच केसेस, अगर कोमा वाला केस है तो हम उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि भाई लिविंग कंडीशन है, नॉन लिविंग कंडीशन है, लिविंग है और नॉन लिविंग है और डेड कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके, थैंक यू। आई होप आपको ये वाला पोर्शन समझ में आया है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन या डाउट है तो आप बिना सोचे या समझे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। आपके जो डाउट है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, या फिर ऊपर आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप उस पर भी कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारी एकेडमी में और आप हमसे बात कर सकते हैं, अपने डाउट को भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।